नमस्कार मेरी लॉयल फैमिली, मैं मिस्टर हेल और आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आपका दिल थोड़ी देर के लिए धड़कना भूल सकता है। ये कहानी है एक पुराने घर के तहखाने की। ऐसा तहखाना जिसे लोग देखना तो दूर, उसका नाम लेने से भी कतराते थे, क्योंकि वहां सिर्फ अंधेरा नहीं था, वहां सिर्फ सन्नाटा नहीं था, वहां रहती थी परछाइयां, चार परछाइयां जो इंसान के साथ नहीं बल्कि उसके खिलाफ सांस लेती थी। गांव के लोग कहते थे कि उस तहखाने में जाने वाला कभी पहले जैसा वापस नहीं आता, क्योंकि वह जगह आपकी परछाई ले लेती है और बदले में आपको दे देती है एक दूसरी परछाई, एक ऐसी परछाई जो आपकी नहीं होती लेकिन आपके साथ ही चलती है। कहानी शुरू होती है उस रात से जब पवन नाम का एक लड़का सालों से बंद पड़े उसी तहखाने का दरवाजा खोल देता है। उसे लगा था कि वहां सिर्फ धूल मिट्टी मिलेगी, लेकिन उसे मिला कुछ ऐसा जिसे देखकर इंसान का खून ठंडा पड़ जाए। आज की इस कहानी में हम उसी तहखाने के भीतर छिपे रहस्यों को खोलेंगे और जानेंगे कि आखिर चौथी परछाई क्या थी, क्यों थी और किसकी थी। तो फैमिली तैयार हो जाइए, क्योंकि अब आप प्रवेश करने वाले हैं उस दुनिया में जहां प्रकाश नहीं पहुंचता और जहां एक बार कदम पड़ जाए तो लौट कर आना हर किसी के बस की बात नहीं। कहानी शुरू होती है बांगरपुर नाम के एक शांत से कस्बे में, जहां पीढ़ियों पुराना एक हवेली नुमा मकान आज भी खड़ा था। हवेली को लोग चौड़े महल के नाम से जानते थे, हालांकि अब वहां कोई नहीं रहता था। कहा जाता है कि इस हवेली के तहखाने में ऐसी चीजें बनी थी जिनकी परछाइयों का अपना अस्तित्व होता था। कस्बे के बुजुर्ग बताते थे कि इस तहखाने में कभी 4 परछाइयों का वास था, पर उनमें से चौथी परछाई इंसान की बनाई हुई नहीं थी, वो कुछ और ही थी का डरावना रूप जो केवल अंधेरे के खेलते ही अपने अस्तित्व की घोषणा करती थी। कहानी का मुख्य पात्र आदित्य था। उम्र लगभग 27 साल, चेहरे पर थकान और भीतर एक अधूरी तलाश। आदित्य ने शहर में विज्ञापन एजेंसी में नौकरी की, लेकिन असल में वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर बनना चाहता था। हाल ही में उसे अपने नाना की पुरानी डायरी मिली थी जिसमें चौड़े महल और उसके तहखाने का जिक्र था। डायरी में लिखा था कि हवेली में एक रहस्य छुपा है जिसे केवल वो ही समझ सकता है जिसकी आंखें अंधेरे में भी साफ देखती हों। आदित्य को ये बात अजीब लगी, पर उसने इसे अनदेखा नहीं किया, क्योंकि नाना की आवाज आज भी उसके मन में गूंजती थी। आदित्य ने बांगरपुर जाने का फैसला किया। स्टेशन से उतरते ही कस्बे की हवा में एक अजीब सा बोझ महसूस हुआ। सड़कें शांत थी, मानो हर घर में बंद खिड़कियों के भीतर डर छुपा बैठा हो। उसने रिक्शे वाले से रास्ता पूछा तो रिक्शे वाले ने चौड़े महल का नाम सुनते ही मुंह फेर लिया। उसने कहा, वहां मत जाओ, वहां कुछ ठीक नहीं है। इस चेतावनी ने आदित्य की जिज्ञासा और बढ़ा दी। आदित्य आखिरकार हवेली तक पहुंच गया। हवेली बाहर से टूटी हुई दिखती थी, पर उसकी दीवारों पर मानो कोई अनजानी लकीरें उकेरी थी जो पहली नजर में दिखाई नहीं देती। हवेली के मुख्य दरवाजे पर भारी ताला लगा था, लेकिन अद्भुत बात यह थी कि ताला जंग खाया होने के बावजूद खुला था, जैसे कोई चाहता हो कि कोई अंदर आए। हवेली का भीतर का दृश्य और भी भयावह था। पुरानी लकड़ी की सीढ़ियां नीचे की ओर थी और एक कोने में टूटी खिड़की से आती धूप में धूल के कण हवा में तैर रहे थे। कमरे खाली थे, पर दीवारों पर उंगलियों के निशान थे जो किसी इंसान की तुलना में ज्यादा लंबे दिखते थे। हवेली के भीतर कदम रखने के साथ ही आदित्य को लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो, पर उसकी आंखों को कोई नहीं दिखा। लेकिन वह जानता था कि कोई छुपा हुआ अस्तित्व उसकी गतिविधियों पर नजर रख रहा है। हवेली के बीचों बीच नीचे की ओर जाता एक लोहे का दरवाजा था जिसके पीछे था तहखाना, ठीक वही तहखाना जिसका जिक्र नाना की डायरी में था। दरवाजा भारी था, लेकिन जैसे ही आदित्य ने उसे छुआ दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर गहरा अंधेरा था जो मानो उसे निगलने को तैयार था। आदित्य ने मोबाइल की रोशनी जलाई और सीढ़ियां उतरने लगा।
सीढ़ियों के नीचे पहुंचते ही उसे 4 बड़े कमरे दिखाई दिए जिनका आकार लगभग एक जैसा था। नाना की डायरी के अनुसार हर कमरा एक परछाई का घर था। 3 कमरों के दरवाजे जंग लगे थे और उन पर किसी के हाथों से बनाई गई आकृतियों के हल्के निशान थे। लेकिन चौथे कमरे का दरवाजा बिल्कुल साफ था, मानो किसी ने उसे हाल ही में छुआ हो। तहखाने में हवा भारी और ठहरी हुई थी। ऐसा लगता था जैसे हवा भी यहां प्रवेश करने से डरती हो। आदित्य ने पहला कमरा खोला। अंदर पुरानी मिट्टी और टूटे बर्तनों के अलावा कुछ नहीं था। दूसरा कमरा भी लगभग खाली था। तीसरे कमरे में पुराने कपड़े और लकड़ी के तख्ते पड़े थे। लेकिन चौथे कमरे के पास पहुंचते ही उसकी दिल की धड़कन तेज होने लगी। कमरे का दरवाजा बंद नहीं था, बस आधा खुला हुआ था, मानो कोई अंदर मौजूद हो और बाहर झांक रहा हो। आदित्य ने दरवाजा धकेला। अंदर बहुत अधिक अंधेरा था, जो मोबाइल की रोशनी से भी नहीं कट रहा था। कमरे के बीचों बीच एक पुराना पत्थर का स्तंभ था जिस पर 4 आकृतियां उकेरी थी। 3 आकृतियां मानवीय आकार की थी, लेकिन चौथी आकृति पूरी तरह अलग थी। उसका आकार इंसानी शरीर से मिलता था, पर सिर के स्थान पर एक खाली गड्ढा दिखता था, जैसे कोई चेहरा नहीं हो। कंधों से नीचे लंबे हाथों जैसी आकृतियां बनी थी, जो अजीब कोनों में मुड़ी हुई थी। अचानक आदित्य की रोशनी खुद ही बंद हो गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। इस अंधेरे में आदित्य ने महसूस किया कि कमरे के भीतर कोई और भी है। उसकी सांसों की हल्की कंपन उसे महसूस हो रही थी। परछाइयां दीवारों पर हिलने लगी, जबकि कोई रोशनी नहीं थी। वो अंधेरा अपनी मर्जी से आकार ले रहा था और आदित्य की आंखें उसे देखने के लिए मजबूर थी। आदित्य ने महसूस किया कि उसके पैरों के पास कोई हल्का स्पर्श हुआ, जैसे कोई बेहद ठंडा हाथ उसके टखने को छूकर गायब हो गया हो। उसने पीछे मुड़कर देखना चाहा, लेकिन शरीर नहीं घूम पाया, मानो कमरे की हवा उसके चारों ओर सख्त होकर उसे रोक रही हो। पल भर बाद अंधेरे में किसी आकृति के कदमों की हल्की धड़क महसूस हुई। वो आवाज नहीं थी, लेकिन उसकी उपस्थिति समझ में आ रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जमीन पर चारों हाथ पैर टिका कर चल रहा हो और उसकी उंगलियां जमीन को नोचते हुए आगे बढ़ रही हों। उसी क्षण आदित्य की आंखों के सामने 4 परछाइयां उभरी। 3 परछाइयां इंसानी रूप में थी, लेकिन चौथी परछाई का कोई चेहरा नहीं था। वह बाकी परछाइयों से ऊंची और लंबी थी। चौथी परछाई ने धीरे से अपना काला हाथ बढ़ाया, जो इंसानी हाथ से कई गुना बड़ा था। उसकी उंगलियां लंबी और सीधी नहीं, बल्कि अलग अलग दिशाओं में मुड़ी थी, जैसे हड्डियां अपनी जगह से हट गई हों। कमरा अचानक स्थिर हो गया। परछाइयां एक साथ कांपी और चारों किसी आवाज के बिना स्तंभ में समा गई। लेकिन चौथी परछाई जाने से पहले दीवार पर एक नई आकृति छोड़ गई। दीवार पर एक गहरी छाया उभर आई थी, जो आदित्य की अपनी छाया जैसी दिखती थी, लेकिन उसका सिर उल्टा था और हाथ जमीन को लगभग छू रहे थे। आदित्य घबराकर बाहर भागा और तहखाना छोड़कर हवेली से निकल गया। लेकिन जब वो बाहर पहुंचा तो धूप होने के बावजूद उसके पीछे जमीन पर वही उल्टा सिर वाली परछाई दिख रही थी। वो परछाई उसके कदमों के साथ चल रही थी। वो कहीं भी रुकता छाया भी ठहरी रहती, लेकिन वह उसकी नहीं थी। यही थी चौथी परछाई, जो अब आदित्य के साथ बंध चुकी थी। हवेली से बाहर आने के बाद भी आदित्य के भीतर की घबराहट शांत नहीं हुई। वो सड़क पर तेजी से चलता गया, लेकिन उसकी चाल से जुड़ी हुई वो अजीब परछाई हर कदम पर उसके साथ मौजूद थी। धूप में भी वो परछाई वैसी ही थी जैसा कि हवेली की दीवार पर उभरी थी। सिर उल्टी दिशा में झुका हुआ, लंबी गर्दन जैसे किसी अदृश्य धागे से खिंची हो, और हाथ पैरों से भी ज्यादा लंबे। आदित्य ने कई बार पीछे मुड़कर देखा, लेकिन उसे अपना शरीर सामान्य ही दिखता था। केवल जमीन पर पड़ती परछाई ही असामान्य थी। आदित्य कस्बे के बीचों बीच बने छोटे ढाबे में पहुंचा और अंदर बैठ गया। मालिक ने उसे देखते ही पूछा कि वह इस तरह घबराया हुआ क्यों है। आदित्य ने कहा कि वह चौड़े महल से आ रहा है। ये सुनते ही ढाबे में
बैठे दो बुजुर्ग तुरंत चुप हो गए। मालिक ने धीमी आवाज में कहा, उस जगह जाने वाले लोग अक्सर कुछ न कुछ अपने साथ ले आते हैं। यह बात आदित्य को और बेचैन कर गई, पर उसने अपने अनुभव के बारे में किसी को बताने की हिम्मत नहीं की। वो केवल ये कह सका कि उसे तहखाने में कुछ अजीब लगा और अब उसे अपनी परछाई ठीक नहीं लग रही। मालिक ने उसे गौर से देखा और बोला, यहां परछाइयों की बातें मत करो, लोग डर जाएंगे। ये कस्बा वैसे ही काफी अंधविश्वासों में डूबा हुआ है, लेकिन अगर तुमने कोई गलती की है तो तुरंत किसी समझदार से सलाह लो। यहां एक वृद्ध साधु रहते हैं जो पुरानी चीजों में होने वाले बदलाव को समझ सकते हैं। आदित्य ने मन में निश्चय किया कि वह साधु से बात करेगा, लेकिन पहले उसे ये पता करना होगा कि वो परछाई सच में उसके साथ बंध गई है या उसकी कल्पना है। आदित्य ढाबे से बाहर निकला। सड़क पर चलते समय उसने देखा कि उसकी परछाई अब कभी कभी झटके से हिलती है, जैसे वो अपने आप की मर्जी से कुछ करने की कोशिश कर रही हो। एक क्षण ऐसा आया जब परछाई ने अपना लंबा हाथ जमीन से उठाया और उसे आसपास की दीवार की ओर फैलाकर जैसे किसी चीज को छूने का प्रयास किया। आदित्य ठिठक गया। उसने अपनी आंखें कसकर बंद की और दोबारा खोली, लेकिन परछाई फिर सामान्य बनकर उसके पैरों के नीचे पड़ी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब भ्रम है या कोई वास्तविक शक्ति उसका पीछा कर रही है। उसने कस्बे के बाहर नदी किनारे बनी पुरानी झोंपड़ी की ओर कदम बढ़ाए, जहां वो साधु रहते थे। रास्ता शांत और पेड़ों से घिरा था, लेकिन हर पेड़ की छाया लंबी और अजीब लग रही थी। कई पेड़ ऐसे दिखाई देते थे जैसे उनकी शाखाएं किसी चेहराविहीन आकृति में बदल गई हों। हवा में एक असहज सड़ांध थी जो कहीं दिखाई न देने वाली किसी वस्तु के सड़ने का संकेत दे रही थी। साधु की झोंपड़ी तक पहुंचने पर उसने देखा कि साधु लकड़ी के चूल्हे के पास बैठे थे। उनके चेहरे पर उम्र की लकीरें थी, लेकिन आंखों में अजीब सा तेज था। आदित्य ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी समस्या बताने लगा। वो हर विवरण नहीं बोलना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज खुद ही सब कुछ कह गई कि वो तहखाने में गया था जहां 4 परछाइयों का जिक्र था और अब उसकी अपनी परछाई बदलने लगी है। साधु ने अपनी आंखें बंद की और कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, चौथी परछाई इंसान के नियंत्रण में नहीं रहती। जिसे वो छू ले या देख ले उसे अपने साथ जोड़ लेती है। ये परछाई हवा की तरह शरीर के आसपास रहती है, लेकिन शरीर में प्रवेश नहीं करती। ये मन के डर से पोषित होती है और जिसका डर बढ़ता है उस पर इसका अधिकार भी बढ़ता जाता है। अगर तुम इसे नजरअंदाज नहीं कर पाए तो वो तुम्हारा चेहरा पहन लेगी और तुम परछाई बन जाओगे। आदित्य ये सुनकर कांप गया। उसने पूछा कि इससे छुटकारा कैसे पाया जा सकता है। साधु ने कहा कि चौथी परछाई किसी वस्तु से नहीं डरती, वह केवल अपने अस्तित्व को समझने वालों से दूरी बनाती है। इसे खत्म नहीं किया जा सकता, इसे केवल वापस उसी जगह बांधा जा सकता है जहां ये उभरी थी। तुम्हें वापस उसी तहखाने में जाना होगा, लेकिन अकेले नहीं। वहां जो स्तंभ है उसी के आधार से ये परछाई टूटकर बाहर आई थी। तुम्हें उस स्तंभ के भीतर छिपे चिन्हों को जगाना होगा। साधु ने एक पुरानी मिट्टी की डिबिया आदित्य को दी। बोले, इसमें एक पुराना जादुई लेप है जिसे आंखों पर लगाकर देखने से परछाइयों का वास्तविक आकार दिखाई देता है। पर ध्यान रहे, चौथी परछाई तुम्हें रोकने की कोशिश करेगी, क्योंकि वह एक बार किसी के साथ बंध जाए तो वो व्यक्ति उसका हिस्सा बन जाता है। वो तुमसे खुद को छुड़ाने नहीं देगी। आदित्य ने डिबिया ली और झोंपड़ी से निकल गया। उसने नदी किनारे चलते हुए अपने भीतर की धड़कन को महसूस किया जो हर कदम पर तेज होती जा रही थी। सूर्य ढलने लगा था और शाम की लालिमा में परछाई और भी गहरी और लंबी हो गई थी। आदित्य ने देखा कि उसकी परछाई अब उससे कई कदम आगे चल रही है, जैसे वह रास्ता दिखा रही हो या फिर उसे कहीं गलत दिशा में ले जाने की कोशिश कर रही हो। अचानक परछाई रास्ते से हटकर जंगल की ओर मुड़ने लगी, लेकिन आदित्य रुका रहा। उसने अपने पैरों को जमीन में मजबूती से टिका दिया और आंखें बंद कर ली। जब उसने दोबारा आंखें खोली तो परछाई फिर उसके नीचे आ गई, लेकिन अब उसका सिर और ज्यादा मुड़ा हुआ था, जैसे वह नाराज हो। उसकी उंगलियां भी और लंबी दिखाई दे रही थी।
रात होते ही आदित्य कस्बे की ओर वापस आया और अपने पुराने लॉज में ठहरा, जहां कुछ कमरे यात्रियों के लिए उपलब्ध थे। कमरे में हल्की रोशनी थी, लेकिन दीवारों पर परछाई कई गुना भयावह दिखाई दे रही थी। आदित्य ने डिबिया खोली और थोड़ा लेप अपनी आंखों पर लगाया। लेप ठंडा था और आंखों में लगते ही कमरे का स्वरूप बदल गया। दीवारों पर झिलमिलाती परछाइयों की जगह उसे कमरे के कोनों में छिपी आकृतियां दिखाई देने लगी। वे आकृतियां स्थिर थीं, लेकिन उनमें एक अजीब सा जीवन था। सबसे डरावना दृश्य तब था जब उसने अपनी खुद की परछाई देखी। वह जमीन पर नहीं थी, बल्कि कमरे की छत पर चिपकी हुई थी। उसका सिर उल्टे कोण पर टिका था और आंखों की जगह 2 काले गड्ढे थे। हाथ दीवार की ओर बढ़े हुए थे, जैसे वो कमरे से बाहर निकलकर किसी को बुलाना चाहती हो। आदित्य ने तुरंत लेप लगा हुआ हाथ अपनी आंखों से हटाया और दृश्य सामान्य हो गया। यह साफ था कि परछाई धीरे धीरे उसके शरीर से अलग होकर एक स्वतंत्र आकृति में बदल रही है। अगर वह जल्द ही तहखाने में वापस नहीं गया तो यह परछाई पूरा नियंत्रण ले लेगी। रात गहराती गई। कमरे की खिड़की के बाहर हल्की हवा चलती रही, लेकिन आदित्य के कमरे में हवा स्थिर थी। भीतर मानो कुछ सांस ले रहा था। वो सो नहीं पाया। हर बार जब वो आंखें बंद करता, उसे लगता जैसे कोई उसके कान के पास झुककर बिना आवाज के कुछ कह रहा है। आधी रात के बाद उसने अचानक महसूस किया कि उसका बायां हाथ अपने आप हिल रहा है। उसने घबराकर उसे पकड़ा, लेकिन उसकी छाया जमीन पर उसी क्षण उठती दिखाई दी और दीवार पर टांग कर फैल गई। आदित्य समझ गया कि अब उसके पास समय बहुत कम है। उसे सुबह होते ही तहखाने में वापस जाना होगा। रात भर की जागी थकान आदित्य की आंखों के नीचे उतर आई थी, लेकिन उसका मन किसी अजीब शक्ति से जागृत था। वह जानता था कि सुबह का उजाला उसके लिए समय का संकेत था। अगर वो आज तहखाने में वापस नहीं गया तो वो परछाई उसके शरीर को पूरी तरह निगल लेगी। उसने कमरे की खिड़की खोलकर बाहर देखा। कस्बा धीमी गति से जाग रहा था, लेकिन उसके भीतर की बेचैनी और चुभने लगी थी। वो महसूस कर रहा था कि उसकी परछाई इस समय भी उसे देख रही है, भले ही जमीन पर पड़ी हुई दिखाई दे रही हो। कमरे से निकलते समय आदित्य ने एक अंतिम नजर अपने पीछे डाली। दीवारों के कोने सामान्य दिख रहे थे, लेकिन उसके भीतर एक अजीब एहसास कह रहा था कि वे आकृतियां कहीं गई नहीं हैं। वे सिर्फ उसके देखने का तरीका बदलने का इंतजार कर रही हैं। उसने डिबिया को अपनी जेब में रखा और कमरे का दरवाजा बंद कर दिया। जैसे ही वह सीढ़ियां उतरकर बाहर आया, उसकी परछाई जमीन पर उससे अलग एक क्षण के लिए थोड़ी उछली और फिर वापस आकर उसके पैरों के नीचे स्थिर हो गई। यह संकेत था कि परछाई की शक्ति दिन में भी घटती नहीं थी। आदित्य तेज कदमों से कस्बे की गलियों को पार करने लगा। लोग अपने दैनिक कामों में व्यस्त थे, पर हर व्यक्ति उसे देखकर कुछ असामान्य महसूस करता था। एक बूढ़ी औरत ने उसके गुजरते समय आंखें तरेरी और अपनी छड़ी जमीन पर मार दी। उसकी आंखों में ऐसा भाव था मानो वो आदित्य के पीछे खड़ी अदृश्य आकृति को देख पा रही हो। आदित्य वहां से जल्दी आगे बढ़ गया। चौड़े महल की राह अब उसे साफ दिखाई दे रही थी। सुबह की धूप में हवेली का टूटा हुआ ढांचा और भी अधिक सुनसान और मृत सा लग रहा था। हवेली के बाहर पेड़ों की छाया एक दूसरे से ऐसे जुड़ रही थी जैसे वे आपस में बात कर रही हों। हवेली के दरवाजे तक पहुंचते ही आदित्य की सांस भारी होने लगी। उसे लगा कि भीतर से कोई उसे देखने का प्रयास कर रहा है, लेकिन उसने हार नहीं मानी और दरवाजा धकेल कर अंदर चला गया। हवेली के भीतर अंधेरा अभी भी वैसे ही जमा हुआ था। रोशनी भीतर आते हुए भी कमजोर हो जाती थी। हर कदम पर आदित्य को महसूस होता था कि परछाई उसकी पीठ के पीछे खड़ी है। यह सिर्फ जमीन पर पड़ी आकृति नहीं रही थी, बल्कि उसकी ठंडक और अस्तित्व उसके कंधों पर भार की तरह महसूस होने लगा था। उसने तहखाने वाले लोहे के दरवाजे की ओर बढ़ते हुए अपना साहस जुटाया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा का झोंका उसके चेहरे से टकराया। तहखाना भीतर से और अधिक विस्तृत और गहन अंधकार से भरा दिखाई दे रहा था। आदित्य ने सीढ़ियां उतरना शुरू किया और हर कदम उसकी धड़कन को और भारी करता गया।
नीचे पहुंचकर उसने देखा कि स्तंभ अपनी जगह खड़ा है, पर अब उसके ऊपर की 3 आकृतियां के निशान मटमैले हो चुके थे। केवल चौथी आकृति का निशान गहरा और ताजा दिखाई दे रहा था, जैसे वह अभी अभी उकेरी गई हो। आदित्य ने जेब से मिट्टी की डिबिया निकाली और थोड़ा सा लेप आंखों पर लगाया। लेप लगते ही कमरा बदल गया। अंधेरा अब स्थिर नहीं था, वो हवा की तरह लहरें बनाता हुआ कमरे में चल रहा था। चारों कमरों के कोनों में नीली धुंध की आकृतियां खड़ी थी, जो एक दूसरे को देख रही थी। लेकिन सबसे अधिक स्पष्ट वह चौथी आकृति थी, जो दीवार से अलग होकर धीरे धीरे जमीन पर उतर रही थी। उसका चेहरा नहीं था, पर उसका सिर ऐसे घूम रहा था जैसे वो हवा की दिशा जानने की कोशिश कर रही हो। आदित्य ने स्तंभ के पास जाकर उसके आधार पर उकेरे गए चिन्हों को छूना शुरू किया। जैसे ही उसकी उंगलियां चिन्हों पर पड़ी, एक हल्की कंपन पूरे कमरे में फैल गई। परछाई ने यह महसूस किया और अचानक जमीन से ऊपर उठकर आदित्य की ओर बढ़ने लगी। उसकी लंबी उंगलियां हवा में तेजी से फैल रही थी, जैसे वो आदित्य को पकड़कर रोकना चाहती हो। आदित्य ने डर के बावजूद अपना हाथ स्तंभ पर रखा और उस पर मौजूद चारों आकृतियों के बीच बनी पतली रेखा को दबाया। रेखा दबाते ही स्तंभ के भीतर से हल्की गर्मी निकलने लगी। कमरा कांपने लगा। दीवारों पर उभरी बाकी 3 परछाइयां भी हिलने लगी और ऐसा लगने लगा कि वे चौथी आकृति को रोकना चाहती हैं। अचानक चौथी परछाई ने एक लंबी छलांग लगाई और स्तंभ के सामने खड़ी हो गई। उसने अपने विकृत हाथों को फैलाकर स्तंभ को ढक लिया। उसकी उंगलियां स्तंभ के चारों ओर लिपट गई और उसका शरीर किसी स्याही जैसे अंधेरे में बदलने लगा। आदित्य ने साहस कर अपना हाथ आगे बढ़ाया और परछाई के स्पर्श को महसूस किया। यह ठंडी थी, लेकिन हवा में धड़कती हुई थी। ऐसा लगता था जैसे वह जीवित है, पर फिर भी शरीर नहीं रखती। जैसे ही आदित्य ने स्तंभ की दूसरी रेखा दबाई, परछाई ने अपना सिर पीछे मोड़ा और उसका अंधा चेहरा आदित्य की तरफ झुका। वह चेहरा खाली था, पर उसमें एक शक्तिशाली खिंचाव था जो आदित्य के मन को भीतर तक चूसने लगा। कमरे में अचानक तीनों दूसरी परछाइयां एक साथ जीवित हो उठीं। वे दीवारों से निकलकर हवा में तैरने लगी। उन्होंने अपने अपने आकार बदलते हुए चौथी परछाई को घेर लिया। चौथी परछाई को यह पसंद नहीं आया। उसने अपने हाथों को लंबा खींचकर बाकी 3 परछाइयों को पीछे धकेल दिया। सबसे भयावह दृश्य तब हुआ जब उस परछाई ने एक पल के लिए आदित्य के बिल्कुल पास आकर उसकी आंखों में झांका। लेप के कारण आदित्य वह दृश्य साफ देख पा रहा था। परछाई उसके चेहरे के बिल्कुल ऊपर खड़ी थी और उसका सिर धीरे धीरे आदित्य के सिर की ओर झुक रहा था, जैसे वो आदित्य की जगह लेना चाहती हो। साहस जुटाते हुए आदित्य ने स्तंभ की अंतिम रेखा दबाई। उसी क्षण पूरे तहखाने में एक तेज कंपन फैल गया। परछाई कांपी। दीवारें फिर से आवाज रहित लहरों से भर गई। तीनों दूसरी आकृतियां एक साथ उठीं और चौथी परछाई के भीतर समा गई। यह दृश्य ऐसा था मानो हवा का एक बड़ा भंवर किसी अदृश्य चीज को निगल रहा हो। कुछ ही क्षणों में चौथी परछाई स्तंभ के भीतर खींचने लगी। उसकी उंगलियां खुरदरी आवाज के बिना फर्श को पकड़ने की कोशिश कर रही थी। उसका शरीर पीछे की ओर खींचते हुए लंबा होता जा रहा था। अंत में उसका सिर भी स्तंभ में समा गया और तहखाना अचानक शांत हो गया। अंधेरा स्थिर हो गया। हवा सामान्य हो गई। आदित्य जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों पर लगा लेप हल्का होने लगा और दृश्य सामान्य दिखने लगा। उसने नीचे देखा। उसकी परछाई अब उसके पैरों के नीचे वैसी ही थी जैसी हर इंसान की होती है। उसका सिर सीधा था और हाथ सामान्य आकार के। परछाई वापस बंध चुकी थी, लेकिन उस राहत के साथ एक भयावह सच्चाई भी सामने आई। तहखाने के किनारे पर अब एक नई आकृति उभरी थी। एक इंसान की आकृति जो आदित्य के बिल्कुल जैसी थी, पर उसका शरीर दीवार पर उकेरी एक स्थायी परछाई की तरह स्थिर था। वह चौथी परछाई का छोड़ा हुआ एक हिस्सा था। एक संकेत की कहानी खत्म नहीं हुई है। तहखाने की हवा शांत थी, लेकिन वह शांति वैसी नहीं थी
जिसमें मन को सुकून मिले। ये किसी ऐसे मौन की तरह थी जिसमें कुछ अनकहा छिपा रहता है। आदित्य स्तंभ से दूर हटकर खड़ा हुआ और दीवार पर उभरी नई आकृति को देखने लगा। वो आकृति उसके ही आकार जैसी थी। सिर का ढांचा उसकी तरह, छाती भी मेरी ही तरफ झुकी हुई और कंधों का फैलाव भी उसके जैसा। ये ऐसी परछाई थी जो दीवार में स्थिर थी, पर उसमें एक अजीब जीवन का संचार था। वह हिल नहीं रही थी, लेकिन उसकी मौजूदगी कमरे में फैलकर हर कोने को भर रही थी। आदित्य के मन में दो बातें चल रही थी। पहली ये कि चौथी परछाई को उसने तो वापस बांध दिया, लेकिन वह आकृति जो बची है वो सामान्य नहीं थी। दूसरी कि शायद परछाई ने पूरी तरह हार नहीं मानी थी। शायद उसका एक हिस्सा अब भी दीवार पर जीवित है। वो धीरे धीरे हवा में विलीन नहीं हो रहा था। वो वहां स्थिर था और उसे देखता हुआ प्रतीत हो रहा था। आदित्य ने एक गहरी सांस ली और तहखाने से बाहर निकलने लगा। सीढ़ियां चढ़ते समय उसे कई बार लगा जैसे किसी ने उसके पीछे आहट की हो, पर पीछे देखने पर केवल अंधेरा ही दिखाई देता। हवेली के बाहर निकलते समय वो हल्का सा कांपा। हवा बाहर बिल्कुल अलग थी, साफ और जीवंत, पर उसकी आंखों ने महसूस किया कि हवेली के भीतर अब भी किसी की उपस्थिति बाकी है। शायद वही आकृति जो दीवार पर रह गई थी। वो वहां से निकलकर कस्बे की ओर चल पड़ा, लेकिन अभी भी उसका मन हल्का नहीं हुआ था। वह जानता था कि कहानी का अंत सिर्फ तहखाने में नहीं था, ये उसके साथ भी जुड़ गया था। कस्बे में पहुंचते ही उसने सबसे पहले साधु की झोंपड़ी की राह पकड़ ली। झोंपड़ी के बाहर साधु बैठे हुए थे, जैसे कुछ इंतजार कर रहे हों। आदित्य को देखते ही वे बोले, तुमने उसे बांध दिया है, पर जो तुमने देखा वो अंत नहीं है। वह जो दीवार पर उभरा है वो तुम्हारे भीतर के एक हिस्से का निशान है। हर व्यक्ति की एक छाया होती है जो कभी कभी शरीर से अलग होकर अपने आप एक रूप लेती है। चौथी परछाई सिर्फ इसका माध्यम थी। उसने तुम्हारे भीतर जो डर था उसे आकार दिया और तहखाने की दीवार पर उकेर दिया। आदित्य ने कहा कि उसे अब क्या करना चाहिए। साधु ने अपनी आंखें बंद की और बोले, तुम्हें उस आकृति से दूर रहना होगा। वो आकृति तुम्हारे भीतर की असुरक्षा है। अगर तुम फिर उसके करीब गए तो वो तुम्हें अपने भीतर समा लेगी। तुम दोबारा तहखाने में नहीं जाएंगे। उस दरवाजे को बंद कर दिया जाएगा। तुम यहां से लौट जाओ और शहर में अपने जीवन की ओर वापस जाना शुरू करो। आदित्य ने साधु का आभार जताया, लेकिन भीतरी दिल में वो अभी भी आश्वस्त नहीं था। उसे लग रहा था कि ये कहानी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। फिर भी वह साधु की बात मानकर कस्बे से बाहर निकल गया। उसने शहर वापस जाने का टिकट लिया और बस के आने का इंतजार करने लगा। बस में बैठते समय उसे अपनी परछाई जमीन पर दिखी। वो बिल्कुल सामान्य थी। यही देखकर उसने राहत की सांस ली। लेकिन बस चलने के कुछ समय बाद उसने देखा कि उसकी परछाई थोड़ी लंबी होने लगी है। उसने ये सोचकर सिर हिलाया कि शायद सूरज की दिशा बदल रही होगी। वो खुद को समझाता रहा। उसने खिड़की से बाहर देखते हुए खुद को शांत करने की कोशिश की। रास्ते की पेड़ियों और धूल में उसे कोई डर नजर नहीं आ रहा था। शहर पहुंचने के बाद वह अपने कमरे में लौटा। उसने बाथरूम में जाकर चेहरा धोया और आईने में खुद को देखा। सब सामान्य था। उसने कुछ पुराने काम पूरे किए और रात होने पर अपने बिस्तर पर लेट गया। लेकिन उसके भीतर हल्का सा खालीपन अभी भी बना हुआ था, जैसे तहखाने की वह आकृति अभी भी कहीं उसके आसपास मंडरा रही हो। उस रात जब वह सोया तो उसे एक सपना आया। वो उसी हवेली में था, तहखाने के दरवाजे के सामने खड़ा हुआ। दरवाजा बंद था, लेकिन भीतर से हल्की सी चमक आ रही थी। उसने धीरे से दरवाजा खोला और देखा कि दीवार पर उभरी उसकी आकृति अब दीवार से उतरने लगी है। वह आकृति जमीन पर खड़ी हो गई और धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। आदित्य पीछे हटना चाहता था, पर उसके पैर जमीन में चिपक गए। आकृति उसके चेहरे के बिल्कुल सामने आकर रुकी और उसके कान के पास आकर बिना आवाज कुछ बोलने लगी।
इतनी धीमी कि शब्द सुनाई नहीं दे रहे थे, लेकिन उसका सिर कांपने लगा। अचानक आकृति ने अपना हाथ उठाया और आदित्य के सिर को छू लिया। उसी स्पर्श में उसे काली ठंड ने घेर लिया। आदित्य अचानक नींद से उठा। उसने खुद को पसीने में डूबा पाया। कमरा अंधेरे में था। उसने सांस संभालते हुए अपने बिस्तर के पास रखे लैंप को जलाया। रोशनी हुई तो उसका दिल कुछ शांत हुआ, लेकिन जैसे ही रोशनी फैली उसके दिल की धड़कन फिर बढ़ने लगी। उसकी नजर दीवार पर पड़ी। दीवार पर कुछ था, एक हल्की सी छाया, और वह छाया उसके शरीर से नहीं पड़ रही थी। वो खुद में एक स्वरूप थी। आदित्य धीरे धीरे उठकर दीवार के करीब गया। दीवार पर वही आकृति थी, वही जो तहखाने की दीवार पर बनी थी। सिर थोड़ा झुका हुआ और हाथ जमीन को छूते हुए लंबे। वह बिल्कुल उसके बगल की दीवार पर उभरी हुई थी, जैसे वो कस्बे से चली नहीं बल्कि उसके साथ लौट आई हो। आदित्य पीछे हट गया। उसके कदम लड़खड़ा गए और वह बिस्तर पर बैठ गया। कमरे में अजीब सा ठंडापन फैल गया। उसकी सांसों में भारीपन आने लगा। उसकी आंखें दीवार से हट नहीं पा रही थी। दीवार पर बनी आकृति धीरे धीरे और गहरी होती जा रही थी, जैसे वह दीवार से बाहर निकलने की तैयारी में हो। आदित्य ने समझ लिया कि वह परछाई चाहे तहखाने में बंद गई हो, लेकिन उसका जो अंश बचा था वो अब उसका पीछा नहीं छोड़ेगा। यह आकृति सिर्फ दीवार की छाया नहीं थी, वह आदित्य के भीतर की कमजोरी का रूप थी। वह उसे निगलने के लिए समय का इंतजार कर रही थी। रात बीत गई, लेकिन रोशनी होते ही वह आकृति गायब हो गई। लेकिन हर रात जब अंधेरा फैलता वो फिर उभर आती, कभी दीवार पर, कभी खिड़की पर, कभी उसके पास रखी कुर्सी पर, और कभी कमरे के बीचों बीच मानो जमीन से जन्म ले रही हो। आदित्य समझ गया कि चौथी परछाई ने उसे नहीं छोड़ा। वो सिर्फ स्तंभ में वापस नहीं गई, उसने अपना एक हिस्सा उसके भीतर बो दिया था। अब उसकी छाया दो है, एक दुनिया को दिखती है और एक अंधेरे में जी उठती है। तो मेरी लॉयल फैमिली, मैं मिस्टर हेल, आज की ये कहानी यही खत्म होती है। लेकिन इसके पीछे छुपी हुई सच्चाई अभी भी उस पुराने तहखाने की दीवारों में जिंदा है। पवन ने अपनी पूरी कोशिश की कि वो वहां देखी गई चौथी परछाई को भूल जाए, लेकिन सच तो यह है कि कुछ चीजें इंसान चाहे भी तो नहीं भूल सकता। तहखाने की उस आखिरी सीढ़ी पर जो साया खड़ा था, वो सिर्फ पवन के पीछे नहीं आया, बल्कि अब वो उसके साथ जीता है, सोता है और हर कदम पर उसके ठीक पीछे खड़ा रहता है। गांव में आज भी लोग उसी तहखाने के पास से तेज कदमों में निकल जाते हैं। कोई पीछे मुड़कर नहीं देखता, क्योंकि सबको पता है कि चौथी परछाई की भूख अभी खत्म नहीं हुई। वह अब भी किसी न किसी की परछाई की तलाश में है। और कहानियों की दुनिया से बाहर हमारी असल जिंदगी में भी कभी कभी ऐसा लगता है कि हमारे पीछे कोई है, कोई जो हमें छू नहीं रहा, दिख नहीं रहा, पर महसूस होता है। शायद ये सिर्फ वहम हो, और शायद ये किसी परछाई की मौजूदगी भी। तो दोस्तों, अगर कभी अंधेरे कमरे में आपको महसूस हो कि आपकी अपनी परछाई से ज्यादा एक और परछाई चल रही है, तो याद रखिएगा, किसी तहखाने में कभी एक चौथी परछाई पैदा हुई थी। आज की कहानी सुनने के लिए फैमिली आपका दिल से धन्यवाद। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमेशा की तरह अपना प्यार बनाए रखिए, क्योंकि आपका साथ ही मुझे हर हफ्ते एक नई डरावनी दास्तान आप तक पहुंचाने की ताकत देता है। मैं मिस्टर हेल आज के लिए विदा लेता हूं, लेकिन ज्यादा देर के लिए नहीं। बहुत जल्द मिलूंगा एक और नई और भी ज्यादा डरावनी कहानी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, अंधेरे से दूर रहिए, और अगर परछाई ज्यादा लंबी दिखे तो समझ जाइए कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई।